Hello students, my name is Ramandeep, your chemistry lecturer. Now we will start chemical kinetics. First of all, ये मैं आपको बता दूं कि chemical kinetics होता क्या है। ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच होती है जो केमिकल रिएक्शंस की रेट्स को, उसके फैक्टर्स को, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शंस को, उनके मैकेनिज्म को प्रोसीड करती है, उनको डील करती है, उनको समझती है, उनकी स्टडी करती है। उसे हम कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। मोरओवर हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी रिएक्शंस होती हैं उनके सबसे पहले हमने रेट फाइंड आउट करने हैं, उनको स्टडी करना है, उनके मैकेनिज्म को स्टडी करना है। ओके, देन जो इन्होंने कहा है कि जो काइनेटिक्स वर्ड है वो कहाँ से आया है, ग्रीक वर्ड कैनेसिस से, जिसका ऑब्वियसली मतलब क्या होता है, मूवमेंट। जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो मॉलिक्यूल की मूवमेंट से होती है, ठीक है। मूवमेंट के बाद उनके जो एक्सचेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट होती है मॉलिक्यूल्स की, जो आगे रिएक्शंस होती हैं, बाद में एक प्रोडक्ट बनता है, वो उसका रेट क्या होता है, उसकी स्लो फास्ट स्पीड क्या होती है, वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आर्टिकल है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जो भी हम केमिकल रिएक्शंस हमारे जो हम करना चाहते हैं, जो स्टडी करते हैं, जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट एग्जाम्पल है, सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड, ये आपस में रिएक्ट करने के बाद हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनाते हैं, सिल्वर क्लोराइड एंड देन सोडियम नाइट्रेट। आपको पता ही लग गया ना कि सोडियम जो है, सोडियम क्लोराइड में से जो सोडियम होगा वो नाइट्रेट से जाके डिस्प्लेस हो जाएगा, वो सिल्वर से जाके डिस्प्लेस हो जाएगा। देन सोडियम जो होगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, वो NO3 के साथ लग जाएगा, और जो सिल्वर होगा पॉजिटिवली चार्ज, वो क्लोरीन के साथ जाकर सिल्वर क्लोराइड बना देगा। ऐसे ही आगे जो रिएक्शंस हैं वो ऐसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस ही है सारी, ठीक है। देन उसके बाद इन्होंने जो स्टडी किया है, सबसे पहले कुछ एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन्होंने लिया है इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट जो है वो NaOH के साथ प्रोसीड करेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा, तो इससे सोडियम पॉजिटिवली चार्ज जो होगा वो इथाइल ग्रुप C2H5 के साथ डिस्प्लेस हो जाएगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा, सोडियम एसीटेट, एंड देन साइड प्रोडक्ट क्या होगा, इथेनॉल। ओके, ऐसे ही आगे हमारे पास रिएक्शंस हैं। सेकंड जो है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, जिसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, वो 2 मॉलिक्यूल्स वाटर और एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो गया। देन थर्ड है इन्वर्जन रिएक्शन ऑफ केन शुगर। केन शुगर जो है वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने के बाद ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। आप सोचोगे कि ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के मॉलिक्यूल्स तो सेम हैं, C6H12O6, ठीक है। तो इसका मतलब इसके स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो होती है हमारे पास, वो इसमें डिफरेंस क्रिएट कर देती है, एक ग्लूकोज बन जाएगा, उसे डिफरेंट स्ट्रक्चर वाला हमारे पास फ्रक्टोज बन जाएगा। देन उसके बाद फोर्थ रिएक्शन जो होगी डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन। ये कुछ रिएक्शंस थी। अगर हम किसी रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन का रेट पता करना चाहते हैं तो कैसे करें। सबसे पहले रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। अगर किसी रिएक्टेंट में या किसी प्रोडक्ट में कोई भी चेंज आता है टाइम के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। पहले ही मैंने कहा कि स्लो या फास्ट, 1 सेकंड में कितनी रिएक्शन, कितनी चेंज हो जाती है, कितना प्रोडक्ट बनाती है, वो हमारे पास होता है रेट। ओके, देन अगर मान लो ये हमारे पास जनरल रिएक्शन है, आज जो होता है प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जनरल रिएक्शन ली है, तो इसका मतलब जब भी हम उसका रेट लिखेंगे तो इसका रेट, फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने क्या लिया, फर्स्ट पॉइंट में रेट ऑफ डिसअपियर और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, मतलब रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट जो होगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब प्रोडक्ट ज़्यादा बनने लगेगा, रिएक्टेंट थोड़ा कम होने लगेगा, है ना, यही होगा ना। इसका मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में डिक्रीज़ हो जाएगा टाइम के साथ। इट मीन्स फर्स्ट पॉइंट होगा रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर रिएक्टेंट्स ओवर टाइम टेकन। ऐसे ही जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगा तो हमारे पास सेकंड पॉइंट जो है वो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में इंक्रीज़ दिखा रहा है। इट मीन्स जैसे जैसे रिएक्शन पूरी होती जाएगी वैसे वैसे प्रोडक्ट जो है हमारे पास इंक्रीज़ होता जाएगा।
ठीक है। देन उसके बाद अगर हमने इसकी रिस्पेक्टिव कंसंट्रेशंस लेनी है टाइम के साथ, तो डेल्टा टी हमारे पास जो होगा वो टोटल टाइम होगा एक रिएक्शन का। तो T1 एंड T2 जो हैं वो हमारे पास फर्स्ट रिएक्टेंट को फर्स्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते समय इतना टाइम लगा। T2 जो होगा वो सेकेंड रिएक्शन के लिए, मतलब वही अगर रिएक्टेंट सेकेंड प्रोडक्ट वही प्रोडक्ट बनाए लेकिन सेकेंड टाइम। ओके, तो ऐसे ही हमने टोटल जो कंसंट्रेशन आर की लेनी है, डेल्टा आर एंड डेल्टा पी। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है अगर हम रिएक्टेंट की लेते हैं तो उसे हमने सबसे पहले माइनस में लेना है। माइनस में क्यों लेना है? क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्रोडक्ट अगर हम इसमें पी लेते हैं, प्रोडक्ट लेते हैं, तो इसे हमें पॉजिटिव में लेना है, क्योंकि पॉजिटिव मीन्स कि प्रोडक्ट हमेशा केमिकल रिएक्शन में इंक्रीज़ ही होता है उसकी कंसंट्रेशन, इसलिए हमने उसे पॉजिटिव में लिया। ओके, देन उसके बाद ऐसे ही एक एग्जांपल ली है, PCl5 को हमने PCl3 प्लस क्लोरीन में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास इस रिएक्शन का रेट क्या आ गया? अगर रेट लिखना है तो रेट इज़ इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ PCl5। ठीक है, तो इसका हमने नीचे लिया टाइम टेकन, इसके सामने हमने रिएक्टेंट के सामने माइनस लिया क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है, एंड देन PCl3 एंड Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड ट्राइक्लोराइड के सामने हमने पॉजिटिव लिया। क्यों लिया? क्योंकि इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही है। ऐसे ही हमने सिल्वर क्लोराइड की एग्जांपल ले लेनी है। देन उसके बाद रिएक्शंस इन्वॉल्विंग डिफरेंट स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। सो हमने एक रिएक्शन लेनी है A प्लस B, हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं, ये कार्बन नहीं C, कोई भी ऐसे जनरल रिएक्शन इन्होंने ली है, तो ऐसे प्रोसीड कर रही है। तो इसका मतलब जब हमने इसका एक वैल्यू लेनी है, वैल्यू कैसे लेनी है रेट ऑफ रिएक्शन में? देखो हमारे पास A एंड B दीज आर ओनली सिंगल मॉलिक्यूल्स, ठीक है, एंड जो C है वो हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इसका मतलब जो इनका डिसअपेरेंस होगा, A एंड B का डिसअपेरेंस होगा वो 2 रेट के साथ होगा, एंड जो C होगा उसकी अपेरेंस हमारे पास सिंगल होगी। ठीक है, तो इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा इस रिएक्शन का? जिसके देखो जो A एंड B है वो तो है ही रिएक्टेंट्स, तो उसके सामने वैसे भी माइनस आ जाएगा, C के सामने पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन इन्होंने दिया है 1/2, C के साथ दिया है 1/2, क्योंकि इसकी रेट ऑफ अपीयरेंस के लिए हमने इसको A एंड B से हाफ करना पड़ेगा जब भी इसका रेट लेना होगा। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शंस होगी। उसके बाद है इंस्टेंटेनियस रेट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम। जब भी कंसंट्रेशन चेंज होती है रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स की, उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन जो है हमारे पास इन अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, वो हमारे पास होता है इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंट क्या होता है? एक सेकंड के बाद, 1 मिनट के बाद इंस्टेंट जो चेंज होता है, ठीक है, उसे हम लेंगे, उस रेट को लेंगे इंस्टेंटेनियस रेट। ओके, ऐसे ही हमारे पास कुछ रिएक्शंस हैं आगे। तो आगे हमारे पास क्या होगा? जो हमारे पास रेट आ गया, रेट जो होगा अगर इंस्टेंटेनियस लेना है स्मॉलर से स्मॉलर, तो उसे डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो, अप्रोच किया है ज़ीरो की तरफ, तो हमारे पास इसे हम डिक्लेयर करेंगे एज dr/dt माइनस dr/dt, लेकिन कंसंट्रेशन में उसे हम लेंगे। ठीक है, एंड देन उसके बाद रेट ऑफ अ रिएक्शन इज़ dx/dt, dx/dt हम इसे डिक्लेयर करेंगे। इफ़ द रेट इज़ एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, तो अगर हम कंसंट्रेशन में लिखेंगे उसे, तो हमने रिएक्टेंट को हमेशा माइनस में लेना है और प्रोडक्ट को हमेशा पॉजिटिव में लेना है। जनरल रिएक्शन हमारे पास एक ले लेते हैं, तो उसे हम आगे डिस्क्राइब करेंगे। मान लो कैपिटल A एंड कैपिटल B दीज आर रिएक्टेंट्स, स्मॉल a and small b these are number of molecules। ऐसे ही कैपिटल C एंड कैपिटल D these are molecules products, and small c and small d these are number of molecules। ओके, और जब हम रेट लिखेंगे तो आपको ऐसे पता चल गया होगा कि जब भी जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट के A रिएक्टेंट के साथ जितने भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं उन्हें हमने ओवर में लेना है। जैसे कि स्मॉल a को
ए रेक्टेंट के साथ हमने ओवर में लिया, तो ऐसे ही आगे भी बी, सी एंड डी के साथ लेना है। आगे इन्होंने एक रिएक्शन दी हुई है, आपको पता लग जाएगा। ऐसे ही हाइड्रोजन आयोडाइड, अमोनिया, ऐसे ही हमारे पास रिएक्शंस हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके, उसके बाद एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ रिएक्शन रेट। तो हमारे पास इन्होंने कैलकुलेशन दी है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट हमारे पास क्या होगा, जो दो हमारे पास कंसनट्रेशंस होंगी उनको जो हमारा डिफरेंस आएगा, कितना डिक्रीज़ आ रहा है, वो डिक्रीज़ ले लेना है और टाइम का डिक्रीज़ ले लेना है। तो हमारे पास ये डिक्रीज़ जो आ रहा है माइनस में, एंड देन ये हमारे पास इनकी रेशो क्या होगी, एवरेज रेट। ओके, देन ऐसे ही हमारे पास अगर किसी एग्ज़ाम्पल में लेके, वैसे तो ये एग्ज़ाम्स में इतना नहीं आता, लेकिन जो भी होगा आपने सभी एक बार रीड करना है, ठीक है। ऐसे एग्ज़ाम्पल के साथ इन्होंने ये सॉल्व किया है। उसके बाद कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ प्रोडक्ट वर्सेस टाइम। अगर एक साथ कंसंट्रेशन और टाइम लेंगे ग्राफ में, तो उसकी हमने प्लॉट कैसे करना है, कंसंट्रेशन एंड टाइम। ये हमारे पास रेट दिया हुआ है, एवरेज रेट इज़ डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। जो भी हमारे पास इनकी कंसंट्रेशन होगी प्रोडक्ट की एंड डेल्टा टी टाइम की, जो भी डिफरेंस होगा, डिक्रीज़ होगा, उसे हमने देख लिया था कि ऐसे हमारे पास एवरेज रेट आ जाएगा। एंड देन उसका रेट, देन डी पी ओवर डी टी। तो डी पी हमारे पास है ओ टू ए, ठीक है, हमारे पास ये दिया हुआ है ग्राफ ओ टू ए, एंड देन जो हमारे पास डी टी टाइम होगा वो ओ टू बी होगा। ओके, ये हमारे पास ग्राफ प्लॉट हो गया। ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी। जो हमारे पास ये न्यूमेरिकल्स हैं, आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है, उन्हीं के बेस पे इन्होंने रेट को पता किया है। तो ये न्यूमेरिकल्स आपने फाइंड आउट किए हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल मैं आपको बता देती हूँ। इन्होंने कहा है एक्सप्रेस द रेट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस। सबसे पहले PH3, इसकी प्रोडक्ट हैं P4 फास्फोरस एंड देन 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन। रेट ऑफ रिएक्शन इज़ -1/4 बिकॉज माइनस ये हमारे पास PH3 क्या था, एक रेक्टेंट था, तो रेक्टेंट के लिए माइनस, जो भी इसके मॉलिक्यूल थे 4 थे, तो 1/4 इज इक्वल टू प्लस में इनके प्रोडक्ट की रेट लिखने हैं आपने। ऐसे ही हमारे पास NO2 जो हमारे पास रेक्टेंट होगा, ठीक है। ऐसे ही सारे अपने न्यूमेरिकल्स देखने हैं। एंड देन फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग रेट्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। जो फैक्टर्स हैं जो केमिकल रिएक्शंस के रेट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको इंक्रीज़ करते हैं। सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज। अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी तो ज़्यादा ही हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा, और उतनी ही पॉसिबिलिटी यही है कि उतनी ही ज़्यादा उसकी वो फास्ट होगी रिएक्शन। ओके, देन टेम्परेचर, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होगी, और तो उतना ही ज़्यादा वो रिएक्शन फास्ट रिएक्ट करेगी। एंड देन उसके बाद नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जितने अच्छे रिएक्टेंट्स ज़्यादा रिएक्टिव होंगे वो उतनी ज़्यादा प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे। अगर हम बैक रिएक्शन की बात करें तो प्रोडक्ट भी हमारे पास रिएक्टिव होने चाहिए, तभी हमारे पास रेट भी उतना ही ज़्यादा आएगा। प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो होगा वो रिएक्शन को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा, उसको ज़्यादा फास्ट करेगा, तो इसके साथ ही हमारे पास रेट भी ज़्यादा आएगा। देन फिफ्थ पॉइंट होगा हमारे पास सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा केमिकल रिएक्शन के लिए तो उतना ही ज़्यादा उसका रेट होगा। 6 पॉइंट इज़ एक्सपोजर टू रेडिएशन। इसका मतलब हमारे पास अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ एक रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ, अगर मैं क्लोरीन यूज़ करती हूँ उसके साथ लाइट, तो लाइट ने क्या काम किया, एक रेडिएशन का काम किया। उसने क्या किया, हाइड्रोजन एंड क्लोरीन की आपस में जो कैटलिनेशन थी, बॉन्ड थे, उनको तोड़ दिया, और जो सिंगल हाइड्रोजन एंड क्लोरीन होंगे वो आपस में रिएक्ट करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl उन्होंने क्रिएट की। तो इसका मतलब जो रेडिएशंस होंगी, जो कोई लेज़र होगी, जहाँ लाइट होगी, वो रेडिएशन का काम करती है और इनको प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करती है। तो गाइस, देन आज के लिए इतना ही। देन बाकी का मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगी। थैंक यू।